अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तभी बांदियां मलाहों के साथ वापस आ गईं। मलाह मुतमिन और मसरूर थे और उनके होंठों पर मुस्कुराहट थी। भगवान ने कृपा की है महारानी जी, बाढ़ टूट गई है, कश्ती को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तुम कहाँ जा मरे थे? रानी शरदा ने कहा। कश्ती को देख रहे थे महारानी कि कहीं टूट फूट तो नहीं गई है, आ गया हो तो चलें। हाँ चलो, रानी ने जवाब दिया और फिर आखिरी बार उसने समाधि की तरफ निगाह डाली। एकदम उसका दिल धक से होकर रह गया। समाधि की जगह अब उसे एक हेओला सा नजर आ रहा था, सफ़ेद साड़ी में लिपटा हुआ बदन जिसका चेहरा नुमाया ना हो रहा हो, और फिर एक नाजुक कोमल सफ़ेद हाथ फिजा में लहराया और फिर लहरें सी फैल गई। हेओले की जगह अब समाधि नजर आ रही थी। रानी ने एक ठंडी सांस लेकर पलट पड़ी और उसके जहन में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। ना जाने क्यों उसे इस समाधि से एक अपनायत का सा एहसास हुआ। ना जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये जिसकी भी समाधि है वो उसके लिए अजनबी नहीं है। लेकिन कौन है वो? कौन? और मलाह कश्ती तक पहुंच गए थे और उन्होंने एहतियात से रानी को कश्ती में सवार कराया। कश्ती दरिया की मुखालफ सिमत खेलने लगी। रानी खामोश थी। देर तक ये खामोशी जारी रही। बांदियां रात के तूफ़ानी सफ़र के बाद अब वापसी के ख्याल से मसरूर नज़र आ रही थी। दयावती ने एक गीत शुरू कर दिया और उसकी आवाज़ बड़ी मनमोहनी थी, लेकिन इस वक्त जो गीत उसके होंठों से फूटा उसने रानी को मजमल कर दिया। ये गीत बरहा का था। एक प्यासी अपने भागों को रो रही थी। बरहा इन स्याह रातों की दुहाई दे रही थी जो उसके मकसद की तरह तारीक थी। न जाने कैसे और कहां से दो आंसू शरदा के गालों पर लड़क आए। दूसरी बांदियां भी मुतासर नजर आने लगी और फिर गीत खत्म हो गया और एक लम्हे तक सहर तारी रहा। और फिर उस सहर से आज़ाद होकर रानी ने विद्यावती की तरफ देखा और उस समय ये गीत गाने की क्या ज़रूरत थी विद्यावती? और विद्यावती चौंक कर उसे देखने लगी। मुझसे कुछ कहा रानी जी? उसने हैरत से पूछा। हाँ, मैं पूछ रही थी कि इस समय तुझे ये गीत क्यों याद आया? रानी ने कहा और विद्यावती पागलों की तरह एक एक को देखने लगी और उसकी आंखों में हैरत के आसार थे। महारानी जी क्या कह रही हैं? सरस्वती गीत के बारे में पूछ रही हैं। कौन से गीत के बारे में? जो तुम गा रही थी। मैं तो और क्या मैं, मगर भगवान की सौगंध मैं तो बिल्कुल खामोश हूँ, विद्यावती ने कहा और रानी चौंक कर उसे देखने लगी। भगवान की झूठी सौगंध खा रही है, रानी शरदा ने उसे घूरते हुए कहा। महारानी के चरणों की कसम, मैंने कोई गीत नहीं गाया। हमें तो देर तक नदी की लहरों को देखती रही हैं और ये विद्यावती शायद पागल हो गई है। बांदियां हंसने लगी, लेकिन विद्यावती उसी तरह परेशानी से एक एक की सूरत देखती रही और उसके ज़हन के किसी गोशे में कोई गीत नहीं था। तूने गीत नहीं गाया? माता की सौगंध, मैंने कोई गीत नहीं गाया। मैंने तो आवाज़ भी नहीं निकाली थी। बांदियां फिर हंसने लगी, लेकिन शरदा ने अब गुस्से का इजहार नहीं किया और वह फिर समाधि में खो गई थी। जो पुरअसरार वाक़यात उसे पेश आए थे वही इतने हैरत अंगेज थे, क्या कहा जा सकता है। बांदी विद्या भी उन्हें वाक़यात के ज़ारे असर हो और बांदियां चहेलियाँ करती रही, लेकिन रानी शरदा ने अब इस सिलसिले में कोई मुदाखलत नहीं की। सफ़र काफ़ी तवील हो गया था। मलाह पूरी कुव्वत से कश्ती चला रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई जाना पहचाना रास्ता नज़र नहीं आया था। क्या हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं? सूरज ढले रानी शरदा ने पूछा। हाँ रानी जी, लेकिन अभी तक हम पहुँचे क्यों नहीं? बाढ़ में बहकर हम काफ़ी दूर निकल आए हैं, तो फिर कहाँ तक पहुँचेंगे? शायद रात तक, मलाहों ने जवाब दिया और रानी गहरी सांस लेकर खामोश हो गई। सूरज छुपा ही था कि दूर से बहुत सी कश्तियां नजर आईं जो उसी तरफ आ रही थी और मलाह चीख पड़े और वो ज़ोर ज़ोर से हाथ ला रहे थे और कश्तियां उनके करीब आती जा रही थी। खुद राजा जयचंद एक बड़ी कश्ती में सवार था और बहुत परेशान नज़र आ रहा था। थोड़ी देर के बाद कश्तियां
उस कश्ती के नज़दीक पहुंच गईं। बांदियां और दूसरी कश्तियों पर मुंतकिल हो गईं और रानी शारदा उस कश्ती पर जिस पर राजा जय चंद सवार था। जय चंद ने बेचैनी से रानी शारदा को सहारा दिया और उसने अपने बच्चे को गोद में ले लिया था। तुम ठीक तो हो शारदा? हाँ, भगवान की कृपा है। क्या हुआ था? कहाँ रह गई थी? कहाँ चली गई थी? राजा जय चंद ने पूछा। बैठो तो सही महाराज, थोड़ा सा सुकून तो लो, बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, रानी शारदा ने कहा। मुझे अफसोस है, मगर हुआ क्या था? राजा अजय चंद बोला और खाली की हुई कश्ती को शीशे की जन बढ़ गया जहां बैठने की जगह बनी हुई थी। रानी शारदा बैठ गई थी। बैठने के बाद वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। तिलक चंद को राजा अजय चंद ने गोद में ले रखा था। रानी के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसे ये बात देखकर खुशी हुई थी कि राजा अजय चंद उसकी तरफ पूरी तरह मतवज्जा ना सही, अपने बेटे से तो प्रेम करता है, और यही बात उसके होंठों पर मुस्कुराहट बन गई थी। अजय चंद अब भी परेशान निगाहों से उसे देख रहा था। हाँ तो बताओ तो सही कि रात कहाँ बिताई? अजय चंद ने फिर पूछा। एक अजीब जगह महाराज। कौन सी जगह? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, अजय चंद ने फिर पूछा। एक अजीब जगह महाराज। कौन सी जगह? मैं यही तो जानना चाहता हूँ। हम महाराज गिरधारी लाल के पास से वापस लौटे तो दरिया पुरसकून था, लेकिन जब कश्ती आगे बढ़ी तो दरिया में बाढ़ आकर गिरना शुरू हो गई। न जाने कहां से बेपनाह पानी आ गया। मलाह ने कश्ती को मुखालिफ सिमत खेलने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी कोशिशों में कामयाब ना हो सके और फिर कश्ती का सफ़र शुरू हो गया। और फिर यह सफ़र ऐसी जगह जाकर ख़त्म हुआ जहां जीवन की कोई आस ना रही थी और कश्ती तिनके के सहारे दरिया में डोल रही थी। मगर फिर वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जिसके बारे में मैं महाराज कुछ नहीं जानती। हालांकि मुझे अपने देश के इतराफ़ के बारे में सारी मालूमात। कौन सी जगह थी वो? राजा अजय चंद ने पूछा। बस महाराज, दरिया के बीचों बीच कोई जगह थी जहां खूबसूरत जंगल फैले हुए हैं और उनके दरमियान एक छोटी सी इमारत है, और ये इमारत किसी की समाधि की हैसियत रखती है। वो ये समाधि सदियों पुरानी लगती है, ना जाने किसकी समाधि है, बिल्कुल टूट फूट चुकी है, रानी शारदा ने कहा। अच्छा, राजा अजय चंद ने तज्जुब से कहा। हाँ महाराज, और हमने रात उसी समाधि में बिताई। ओह भगवान का शुक्र है कि तुम लोग बच गए। जब तुम काफ़ी देर तक ना पहुंची तो लोगों ने मुझे इतला दी। मैं हैरान रह गया, क्योंकि ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था कि तुम्हें गिरधारी लाल ने रोक लिया होगा। और फिर मैंने दरिया के किनारे आदमी दौड़ाए और मुझे पता चला कि दरिया में बाढ़ आई हुई है, और मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। रात ही बहुत सी कश्तियाँ तुम्हें तलाश करती फिर रही हैं, और सुबह होते ही मैं ये बजरे लेकर चल पड़ा और तुम मुझे मिल गई। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंची। हाँ भगवान का शुक्र है, रानी शारदा ने जवाब दिया। महल में पहुंचकर वो पुरसकून थी, लेकिन वो आंखें अब भी उसके ज़हन में गर्दिश किया करती थी। न जाने कैसी आंखें थी, न जाने किसकी आंखें थी, कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। और फिर उसने इस सिलसिले में राजा अजय चंद ही से बात करने का फैसला किया। तिलक चंद महल में पहुंच चुका था, इसलिए राजा अजय चंद बेफिक्र हो गया और उसकी फितरत में ही लापरवाही और अय्याशी बसी हुई थी। नत नई सुंदर नारियां उसकी ख्वाबगाह में नजर आती और उन्हें लाने वाले इनाम पाते। चुनाचा रानी शारदा की औरत की हैसियत से तो कोई हैसियत ही ना थी, लेकिन बहर सूरत तिलक चंद की माँ की हैसियत से उसकी इतनी हैसियत ज़रूर थी कि अगर वो किसी वक्त राजा अजय चंद को बुलाती तो वो आ जाता था। इस वक्त भी राजा अजय चंद मुस्कुराता हुआ रानी के पास पहुंच गया। क्या बात है श्रीमती जी, कैसे याद किया अजय चंद को? और वो प्यार भरे लहजे में बोला। मैं आपके शुक्रगुजार हूँ महाराज के कम से कम याद करने से आप चले तो आते हैं। क्यों नहीं हमारी पत्नी जो हो, हमारे बेटे की माँ हो। हाँ, जब तक बेटे की माँ हूँ इज्जत और हैसियत है। अगर आप किसी और रानी के यहाँ बेटा पैदा हो जाए तो हमारी ये इज्जत कहाँ बाकी रहेगी, रानी शारदा ने कहा। नहीं, ये बात नहीं है शारदा, तुम होने वाले राजा की माँ हो, इसलिए तुम्हारी इज्जत और हैसियत तो खुद ब खुद बन गई है, अजय चंद ने कहा। और रानी शारदा का सीना खुशी से फूल उठा। ये बात उसके लिए बड़ी खुशी का बायस थी कि अजय चंद आने वाले समय में तिलक चंद को राजा बनाएगा। तब राजा ने कहा, लेकिन तुमने मुझे क्यों बुलाया था? एक बात मालूम करनी थी महाराज। हाँ कहो। ये बताया
आपने इस जगह के बारे में कुछ मालूम किया है जिसका मैंने जिक्र किया था? कौन सी जगह? राजा चंद ने ताज्जुब से पूछा। मैंने बताया था कि भूल गए होंगे, शारदा ने नाज से कहा। हाँ रानी, तुम जानती हो राजा पलट के कामों में फंसकर इतने समय कहाँ मिलता है। राज कामों में फंसकर, रानी ने तंजिया बोली। तो और क्या? या हसीन और सुंदर नारियों के स्याह जुल्फों के जाल में फंसकर समय नहीं मिलता, रानी ने कहा। शारदा जी, ये तो राजाओं की शान होती है। बहरहाल छोड़ो इन बातों को। कौन सी जगह की बात कर रही थी? उस पुरानी समाधि की। ओ, जहाँ तुमने रात बिताई है। हाँ, मैं क्या कहूँ रानी, राज के कामों में फंसकर भूल गया, लेकिन तुम्हारे मन में अभी तक उसका ख्याल है। हाँ, रानी अजीब से लहजे में बोली। आखिर क्यों? इसलिए कि वो अनोखी जगह है, इसलिए मैंने वहाँ बड़ी अनोखी बातें देखी हैं। कैसी अनोखी बातें? बस महाराज, मैं जानना चाहती हूँ कि वो किसकी समाधि है, किसने बनवाई है। और मैंने 2 आंखें देखी थी जिसमें मलक चंद के चरण में फूल डाले थे और विद्यावती ने एक गीत गाया था। ओहो, इसलिए तुम्हें उसका खोज है? हाँ महाराज। तो रानी जी सुनो, तुम औरत हो और औरतें ऐसे वहम का शिकार हो जाती हैं। बहरहाल तुम चिंता मत करो, मैं आज ही लोगों को उसकी तरफ रवाना किए देता हूँ। वो उस जगह के बारे में मालूम करके आएंगे। आपकी कृपा होगी महाराज। इसमें कृपा की क्या बात है? अगर तुम ही लोगों को हुक्म देती तो वो इनकार थोड़ी कर सकते थे। मजाल है किसी की जो रानी जी के हुक्म से तामील ना करे। तो आप लोगों को वहाँ भेजेंगे? हाँ, राजा ने जवाब दिया और महारानी शारदा मुतमिन हो गई। राजा ने सचमुच अहकामात जारी कर दिए, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। लोग उस इमारत तक पहुंच गए, लेकिन उसकी तारीफ करना कोई न बता सका। राजा का हुक्म था कि उसके बारे में हमें मालूम किया जाए, इसलिए काफ़ी ज़ोरदार तहकीक हुई। लेकिन 3 बड़े पुराने लोगों ने भी यही बताया। उन्होंने इस समाधि को बचपन से इसी सूरत में देखा है और उनके पुरखे भी यही बताते आए हैं, लेकिन कोई उसके बारे में इससे ज़्यादा नहीं जानता। राजा ने यह बात रानी को बता दी और रानी के ज़हन से ये बात ना हटी। और हस्बे मामूल जब महीने के पहले चांद को वो गिरधारी लाल के पास पहुंची तो उसके मन में फिर वही बात थी। जब तन्हाई में वो गुरु से मिली तो उसने वही बात दोहराई। और पिछली बार तो हम मौत के मुंह से बचे थे महाराज। ओहो कैसे! और गुरु जी चौंक पड़े और शारदा ने पूरी बात उसे बता दी और गिरधारी सोच में डूब गए। समाधि यहाँ से कितनी दूर है? वो काफ़ी दूर है महाराज। अनोखी बात है, लेकिन इसके बारे में हम नहीं बता सकेंगे। अगली बार जब तुम आओगी तो मैं उसके बारे में सब कुछ बता दूंगा, गुरु जी ने जवाब दिया। और रानी खामोश हो गई थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके ज़हन से वो ख्यालात मिटने लगे और तब उसके ज़हन में वो तजस्सुस बाकी ना रहा। और फिर जब महीने की पहली तारीख को वो गुरु जी के पास पहुंची तो गुरु जी बहुत फिक्रमंद नजर आए। क्या बात है गुरु जी? रानी ने पूछा और गुरु जी की आंखें सोच में डूबी हुई थीं। आज रात हम जा रहे हैं शारदा। कहाँ गुरु जी? बस चिल्ला खींचना है, आइंदा तुम यहाँ मत आना। क्यों महाराज? इसलिए कि हम यहाँ नहीं मिलेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? तूने पिछली बार एक बात कही थी हमसे। कौन सी बात? भूल गई? हाँ, तुझे भूलना ही था। गुरुजी बोले। कौन सी बात? मुझे याद दिलाए महाराज। किसी समाधि के बारे में। ओ हाँ, मुझे याद है, आपने उसके बारे में कुछ मालूम किया। हाँ, क्या मालूम हुआ महाराज? बहुत कुछ, लेकिन जो कुछ मालूम हुआ है ठीक नहीं। क्या बात है महाराज? मुझे बताएं तो सही। तिलक चंद पर एक कष्ट है और उसे दूर करना होगा, और शारदा तुझे उसके बारे में बताना ज़रूरी है, वरना आने वाले समय कौन हमारी रक्षा करेगा? मुझे बताइए महाराज, क्या बात है? मेरे साथ आओ। गुरुजी उठ खड़े हुए और उन्होंने खड़ाओं पाँव में पहने। तिलक चंद को भी साथ ले लूं? नहीं, उसे बांदियों के हवाले कर दो, महाराज ने कहा, और शारदा ने उनकी हदायत पर अमल किया। तिलक चंद को उसने अपनी खास बांदी के हवाले कर दिया और खुद महाराज के साथ चल पड़ी। महाराज उसे पहली बार सुंदर के उस हिस्से में ले गए जो शारदा ने कभी नहीं देखा था, और शारदा अकीदतमंदी से उनके साथ चल रही थी। और थोड़ी देर के बाद महाराज मंदिर के आखिरी हिस्से में पहुंच गए। ये जगह चौंका पहाड़ी काट कर बनाई गई थी, इसलिए बाद जगह अब भी चट्टानें उभरी हुई थी और मंदिर का ये आखिरी हिस्सा एक नाहमवार चट्टान से ढका हुआ था। उभरी हुई चट्टान पर महाराज गिरधारी लाल ने जोर लगाया और चट्टान अपनी जगह से हट गई। उसमें इतना बड़ा रखना पैदा हो गया कि कोई उसमें से गुजरकर बाआसानी अंदर दाखिल हो सकता था। महाराज ने अंदर कदम रखे और अंदर पहुंचकर रानी को आवाज़ दी।
चली आओ शरदा, चिंता मत करो किसी बात की, उन्होंने कहा। और चांद शायद के बाद एक मशाल रोशन हो गई। ये मशाल शायद गुरु गिरधारी लाल ने रोशन की थी, क्योंकि जब रानी शरदा अंदर दाखिल हुई तो उसने मशाल गिरधारी लाल जी के हाथ में देखी और उनकी खड़ाओं की आवाज़ किसी पथरीली जगह में गूंज रही थी। रानी शरदा हैरान और परेशान महाराज गिरधारी लाल के पीछे पीछे चलती रही और उसे महाराज के कदमों के साथ साथ काफ़ी दूर तक चलना पड़ा। गुफा में घुटन नहीं थी और वो इतनी कुशादा थी कि रानी बाआसानी उसमें चल रही थी। न जाने कितना फासला तय करने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जिसकी दूसरी जानब भी रोशनी नजर आ रही थी। महाराज रुके और उनकी आवाज़ फिर उभरी, चलिए आओ शरदा, अंदर आ जाओ। और शरदा अंदर दाखिल हो गई। बहुत बड़ा गार था और जिसमें कई मशालें रोशन थी। पूरा गार साफ व शिफाफ था और उसमें एक अजीब सी बू फैली हुई थी। ज़मीन पर एक मर्गछाला बिछा हुआ था जिसके नज़दीक पानी का एक कुंडल रखा हुआ था और कोई चीज़ यहाँ नहीं थी। मर्गछाला के नज़दीक पहुंचकर महाराज गिरधारी लाल ने खड़ाएं उतार दी और फिर वो रानी शरदा की तरफ देखने लगा। ये है वो जगह रानी शरदा जो एक दिन मैंने सपने में देखी थी, महाराज ने कहा। क्या? और रानी शरदा उछल पड़ी। हाँ, मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था, मुझे याद आ रहा है महाराज। उसने तुम्हें यह भी बताया था कि उस गुफा में एक मर्गछाला बिछा हुआ था। मर्गछाला के करीब ही पानी का एक कुंडल था, सिर्फ एक सिमत खड़ाऊं पड़ी हुई थी। हाँ महाराज, ये सब कुछ आपने बताया था और मैंने ये भी बताया था कि कुंडल में पानी मौजूद था। हाँ, और उस समय भी ये सब कुछ यहाँ मौजूद है। महाराज पुरइसरार अंदाज में मुस्कुराए। हाँ महाराज, और शायद तुम्हें ये जानकर हैरत हो कि मैं गिरधारी लाल नहीं हूँ। जी? और रानी शरदा की आंखें ताज्जुब से फैल गईं। हाँ, मेरा नाम घनश्यामी है। मगर गिरधारी लाल महाराज कहाँ गए? कहीं नहीं गए रानी शरदा, बल्कि अगर मैं तुम्हें अखोनी कहूँ या फिर कंधारी तो तुम्हें ताज्जुब होगा। न जाने आप क्या कह रहे हैं महाराज। हाँ रानी, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे मन पर सदियों की गिरद पड़ी है। गशून गोर गए, सदियां बीत गईं, बहुत कुछ बदल गया, माहौल बदल गया, लेकिन कौन किसे याद रखता है। तुम रानी कंधारी हो और तिलक चंद वरयोधन है, और यूं समझो कि तुम वरयोधन की माँ हो और तुम्हारा असल नाम कंधारी है। क्या तुम वरयोधन को जानती हो? नहीं महाराज। नंदराज को जानती हो? नहीं महाराज। आप जाने क्या कह रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, और मैं इनमें से किसी को नहीं जानती, रानी शरदा ने परेशानी से कहा। चिंता न कर शरदा, आने वाला समय तुझे सब कुछ बता देगा, सब कुछ, इतना कुछ तुम सोच कर हैरान रह जाओगी, महाराज गिरधारी लाल ने कहा। और शरदा उन्हें टुकर टुकर देखने लगी। रानी शरदा को महाराज गिरधारी लाल की दिमागी सेहत पर शुबा होने लगा। न जाने कैसी बातें कर रहे हैं, और इस वक्त उनकी ये सारी बातें रानी शरदा की समझ में नहीं आई। वो एक मुकद्दस बुजुर्ग थे और रानी शरदा से उनकी अकीदतमंद थी, और उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। मैं कुछ नहीं जानती मगर महाराज, भगवान की सौगंध मैं कुछ नहीं जानती। न जाने आप क्या कह रहे हैं। और गिरधारी लाल एकदम चौंक पड़े और उन्होंने हैरत से रानी शरदा को देखा और अजीब से लहजे में बोले, ओहो, और क्या कुछ मैं कुछ कह रहा था शरदा। महाराज क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं शरदा, हमें सदियों रीत निभानी पड़ेगी, हमें वो सब कुछ फिर से दोहराना पड़ेगा जो वक्त कर जाता है, और ये ज़रूरी है, वरना संसार में बड़ी तब्दीलियां हो जाएंगी। ये तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। महाराज आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं, और तुझे तिलक चंद का जीवन प्यारा है शरदा। क्यों नहीं? शरदा तड़प कर बोली। तो फिर मेरी बातें गौर से सुन। मैं जा रहा हूँ और एक तवील सफ़र पर, यह सफ़र पूरे 11 साल का होगा। 11 साल के बाद मैं फिर वापस आऊँगा, और उस समय तक यहाँ कुछ तब्दीलियाँ ना हों, कोई ऐसी बात ना हो जिससे मेरी तपस्या भंग हो जाए, और ये तेरी जिम्मेदारी है शरदा। मगर महाराज, शरदा ने कहा, तिलक चंद के जीवन के लिए तुझे ऐसा करना होगा। गिरधारी लाल ने कहा और पाँव में पहनी खड़ावें उतार दी, और फिर वो मर्गछाला पर बैठ गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। रानी परेशानी से उनकी सूरत देखती रही और काफ़ी देर गुजर गई तो वो चौंकी। मेरे लिए भी कोई आ गया है महाराज। लेकिन महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या मैं वापस जाऊं?
वो युद्ध बोली, लेकिन इस बार भी महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। तो वो उनके करीब पहुंच गई। क्या आप सो गए महाराज मेरे लिए? और उसने महाराज का शाना झंझोड़ते हुए कहा। लेकिन महाराज एक तरफ को लड़क गए थे। रानी शारदा उछल पड़ी और उसने सरासीमा निगाहों से महाराज को देखा और उससे अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत ना हुई कि महाराज गिरधारी लाल अपना शरीर छोड़ चुके थे। महाराज वो खौफ से उछल पड़ी। फटी फटी आंखों से वो गिरधारी लाल महाराज को देख रही थी, लेकिन अब उनके शरीर में जिंदगी की कोई रमक नहीं थी। रानी सख्त परेशान हो गई। फिर उसे महाराज की बातें याद आईं। उन्होंने उसे सब कुछ बता दिया था। अब किसी बात की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसे महाराज की आज्ञा का पालन करना था और उसे वो सब कुछ करना था जो उन्होंने कहा था। लेकिन ये सब क्या है? कैसी अनोखी बातें, उसने सोचा। और फिर उसने एक मशाल हाथ में उठाई और वापस चल पड़ी। उसका दिल लर्ज रहा था। पे दर पे पेश आने वाले अजीब वाक़यात ने उसे हैरान करके रख दिया था। अब क्या करूं? महाराज की मौत के बारे में किसी को कुछ बताऊं या ना बताऊं? महाराज की तो यह ख्वाहिश थी कि इस सिलसिले में खामोशी इख्तियार की जाए, तो फिर खामोशी ही बेहतर है। लेकिन आने वाला समय क्या होगा, ये कैसे पता चले? गुरु गिरधारी लाल के हज़ारों अकीदतमंद थे और वो उनकी गुमशुदगी से परेशान हो जाते। उन लोगों को हकीकत कौन बताएगा? गार से वापस निकलते हुए उसने यही फैसला किया कि किसी को उसके बारे में कुछ न बताया जाए, और वो उसी फैसले पर अटल हो गई। दिल में उस पुरअसरार राज को छुपाए हुए वो वापस महल में आ गई और कई रोज़ तक किसी इत्तला का इंतज़ार करने लगी। ना उसकी बांदी सरस्वती ने उसे ये बात बताई। कुछ सुना महारानी जी आपने? क्या बात है सरस्वती? गुरु गिरधारी लाल मंदिर से गायब हो गए हैं। अरे कब? ये तो पता नहीं, लेकिन अब वो मंदिर में मौजूद नहीं हैं। अपने चेलों को कुछ बताकर गए होंगे, किसी को कुछ नहीं मालूम। वो मेरे गुरु हैं और मैं उनके बारे में ज़रूर मालूम करूंगी, रानी शारदा ने कहा। और फिर वो खुद भी दरिया पार जाने के लिए तैयार हो गई। महाराज जयचंद से आगे अगली गई और वो खुद भी चलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो खुद भी गुरु जी से अकीदत रखते थे। शाही कश्तियाँ दरिया पार पहुँची तो चेलों के हजूम ने उन्हें घेर लिया और वो बैन कर रहे थे। राजा ने उन्हें तसल्ली दी। तुम लोगों को मालूम है कि गुरु जी कितने महान ज्ञानी थे और वो जहाँ भी होंगे संसार की भलाई के लिए होंगे। मगर वो कहाँ गए महाराज? कहीं चिल्ला कशी ना कर रहे हों? मंदिर में तो कोई ऐसी जगह नहीं है, जगह तलाश करें, अजय चंद ने कहा। और रानी शारदा उस जगह के बारे में जानती थी, लेकिन उसने जुबान बंद रखी। राजा अजय चंद आहिस्ता आहिस्ता मंदिर के उस हिस्से की तरफ जा रहा था और रानी के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। बिल आकर वह मंदिर के आखिरी हिस्से में पहुंच गए, लेकिन रानी शारदा ये देखकर शशदर रह गई थी कि वहां अब कोई चट्टान नहीं थी। किसी चट्टान का नामो निशान तक नहीं था। गुरु जी की तलाश की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। तो फिर रानी शारदा ने अपने अहकामात जारी किए और उसने मंदिर के इलाके की तोसी कराई और हुक्म दे दिया कि गुरु जी को हाजिर समझा जाए और पूजा पाठ होती रहे और चेलों की तादाद में इजाफा किया जाए। और उस दिन के बाद से ये अमल आज तक जारी था। हालात पुरसुकून हो गए थे। रानी शारदा सालों पहले के वाक़यात भूल चुकी थी। दरिया पार के मंदिर में आज भी चहल पहल रहती थी, लेकिन अब शारदा वहाँ नहीं जाती थी। समाधि के वाक़े को भी वो भूल चुकी थी। इतनी पुरानी बातें कहाँ और किसे याद रहती हैं? राजा जयचंद के वही हालात थे, लेकिन उनके यहाँ एक बेटे के अलावा और कोई औलाद ना हुई। वो बदस्तूर अय्याशियों में मसरूफ़ थे और तिलक चंद की तालीम व तरबियत की जिम्मेदारी खुद रानी शारदा ने उठा रखी थी। जो तिलक चंद 11 साल का हो गया और एक बार फिर 12वें साल में लग गया था और हुकूमत के मामलात ठीक चल रहे थे। लेकिन कुछ अरसे से राजा अजय चंद को राजा केदो के बारे में बहुत बुरी खबरें मिल रही थी। मंत्री ज्ञान चंद उसे रोज़ाना कोई नई खबर देता और अजय चंद परेशान हो गया। तुलसी का मेला करीब आ रहा था और ये मेला गोना गो खूबियों का हामिल था। अजय चंद इस मेले में बहुत से राजाओं को दावत देता था और मेले में खूब समा होता। चारों तरफ खैमों का शहर आबाद हो जाता। तरह तरह के खेल तमाशे होते और खुद राजा भी उसमें बड़ी दिलचस्पी लेता। और उसकी ख़ास वजह ये थी कि बाद औक़ात मेले में ऐसी ऐसी लड़कियां आ जाती जिनमें से किसी का इंतखाब राजा के लिए बहुत खुशकुन होता था।
आखिर राजा कैदो क्या चाहता है। और वो एक दिन उसने मंत्री ज्ञानचंद से पूछा, और उसने कोई ऐलान तो नहीं किया महाराज, लेकिन ख्याल है कि वो आपसे भी खराज हासिल करना चाहता है। हमारे खजाने इतने वसी कहाँ हैं ज्ञानचंद और कि हम बहमन और आदाब को खराज अदा करने के साथ कैदो राज को भी खराज दें। ये बात तो दुरुस्त है महाराज, खजाने खाली होते जा रहे हैं, आमदनी कुछ नहीं है और खर्च बहुत ज़्यादा हैं, पर हमें क्या करना चाहिए। कैदो महाराज से जंग करना होगी। जंग? वो उछल पड़ा। हाँ महाराज, जंग। क्या हमारी फौजें जंग के काबिल हैं? फौजें तो उसी समय के लिए होती है महाराज, अगर जान की अमान पाऊँ तो कुछ कहूँ। ज्ञानचंद ने कहा, हाँ कहो। खुद महाराज कभी देश की तरफ तवज्जो नहीं देते। देश की तरफ तवज्जो? और क्या तवज्जो दे हम? देश की तरफ दरबार करते हैं, लोगों के सुनते हैं, फैसले करते हैं। किसे शिकायत है हमसे? पूरे देश को महाराज। क्या शिकायत है हमारी जनता को? हर कार्य मनमानी कर रहे हैं, जनता को अनाज नहीं मिलता, ज़रूरियात ज़िंदगी की दूसरी चीज़ों पर उन लोगों का कब्जा है जो महाराज के पास आकर उनसे मराआत ले जाते हैं, और फिर वो गरीब जनता को पीसते हैं। और तुम क्या करते हो ज्ञानचंद? अजय चंद ने गोसीले लहजे में पूछा। महाराज की आज्ञा का पालन? क्या मतलब? मैं महाराज के हुक्म कैसे टाल सकता हूँ? इसका मतलब है कि हम राजनीति में ठीक नहीं साबित हो रहे। और राजा अजय चंद पुरख्याल अंदाज में बोला, ये बात मैं नहीं कह सकता महाराज, मगर जनता यही कहती है। मैं दास हूँ, नमक हलाल हूँ, वरना ये बात आपसे मैं भी दूसरों की तरह आपकी हाँ में हाँ मिलाकर अपना साम सीधा करता। मंत्री ज्ञानचंद ने कहा, हमें सोचने का मौका दें अजय चंद। ज्ञानचंद, हम रात को तुमसे फिर मिलेंगे, चिराग तले हमारे पास आ जाना, अजय चंद ने कहा। और मंत्री ज्ञानचंद चला गया। लेकिन अजय चंद के लिए वो बड़ी परेशानी छोड़ गया था। तन्हाई में अजय चंद अपने बारे में गौर करने लगा, और वो बड़े सुकून से हुकूमत कर रहा था। कोई परेशानी, कोई तरद्दुद उसके जहन में नहीं था। हुकूमत के सारे काम बआसानी चल रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने कभी हुकूमत के कामों का जायज़ा भी नहीं लिया था, और जनता की तरफ से भी कोई शिकायत कभी उसके कानों तक ना पहुंची थी, और उसके हर कार्य निज़ाम हुकूमत बआसानी चला रहे थे। ज़्यादातर जिम्मेदारियां महामंत्री ज्ञानचंद पर थीं, और ज्ञानचंद ने कभी किसी सिलसिले में उसे परेशान नहीं किया था। खुद उसके अपने ये मशागल थे कि हर वक्त वो शराब और हसीन लड़कियों में खोया रहता। जगह जगह से लोग उसे तहफ़ में सुंदर नारियां भेजा करते। अजय चंद को इन सब चीज़ों से बेहद दिलचस्पी थी, लेकिन अब सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हो गई थी, और उसे यह भी नहीं मालूम था कि वो राज की सिपाही कितनी हैं, और उसकी मुल्क की वसत कितनी है, और वो कितनी कुव्वत से अजय चंद पर हमला करेगा। नीज़ ये कि खुद जय चंद की फ़ौजों की क्या कैफियत है, और क्या उसकी फ़ौजें लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। अजय चंद की आंखें खुल चुकी थी, और वह सोच रहा था कि ये सारी ऐशो इशरत, ये सारी आसाइशें उस वक़्त तक हैं जब तक वो राजा है, और जब वो राजा ना रहेगा तो ये सारी ऐशो इशरत उससे छिन जाएंगे। और राजा अजय चंद बेहद परेशान हो गया। वही बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। तब तिलक चंद उसके जहन में आया। अजय चंद ने खुद ही हुकूमत अपने कुव्वत बादू से हासिल की थी, लेकिन उसके बाद वो बुराइयों का शिकार हो गया, और अब तिलक चंद उसके बाद राजा नहीं बन सकेगा। अगर यही लैलो नहा रहे तो उसकी हुकूमत बाकी ना रहेगी। अजय चंद ने बहुत कुछ सोचा और अपने आप को संभालने का तहैया कर लिया। उसने सोच लिया कि अब तक वह जो कुछ करता रहा है वो तो ख़त्म, अब उसे नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करनी है। और इस सिलसिले में उसने सबसे पहली मुलाकात रानी शारदा से की, और वो रानी शारदा के पास जा पहुंचा। शारदा अपने बच्चे तिलक चंद के साथ बैठी बातें कर रही थी। खूबसूरत तिलक चंद को वो अभी 11 साल का होकर 12वीं साल में लगा था, लेकिन उसका खूबसूरत कदो कामत, उसका बदन खासा शानदार था, और इस उम्र में वो बहुत खूबसूरत नजर आता था। राजा अजय चंद ने उसे देखा, और उसे अपने दिल में अजीब से खौफ का एहसास हुआ। ये उसका बेटा है, मुस्तकबल का होने वाला राजा, लेकिन वो हुकूमत अपने बेटे को दे सकता है? क्या उसने उसकी गुंजाइश छोड़ी है? रानी शारदा को उसकी आमद का इल्म नहीं था, और अजय चंद ने उसे देख लिया। पिताजी महाराज, वो बोल उठा, और रानी जी ने चौंक कर राजा अजय चंद को देखा। आप महाराज? हाँ शारदा, इसमें हैरानी की क्या बात है? अजय चंद ने फीके अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा।
नहीं महाराज, मैं दासी हूँ आपकी, बस मुझे आपके आने की खबर नहीं मिली। हमने खुद ही खबर ना कराई थी, बस अपने बेटे से मिलने चले आए। और राजा ने बड़े प्यार से तिलक चंद को देखा और रानी भी मुस्कुराने लगी। भगवान का शुक्र है, वो बोली। किस बात पर? यही कि महाराज को आज तिलक चंद याद आ गया। हम उसे भूले कब हैं, और फिर उसे भूलकर हम रह भी कहाँ सकते हैं। आने वाले समय में हमारा महाराज तिलक चंद की रियाया होंगी। क्यों महाराज, आप हमारे साथ क्या सलूक करेंगे? आप राजा हैं पिताजी, राजा रहेंगे, तिलक चंद बोला। और अगर हम तुम्हें राजा बना दें तो मैं कभी ना बनूंगा। क्यों? इसलिए कि मुझे पिताजी का जीवन प्यारा है। मैं हमेशा उनके जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओहो, और रानी शारदा, हमें तो मालूम ही नहीं था कि तुमने हमारे लिए कितने प्यारे बेटे को जन्म दिया है। आज हम आपसे बहुत से पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं शारदा जी। कैसे पाप महाराज? हमने मुस्तकबल के राजा के लिए कुछ नहीं किया, और हमने तो उसकी तरबियत का सही बंदोबस्त भी नहीं किया। लेकिन आप कौन सी तरबियत की बात कर रहे हैं महाराज? राज बिनती के गुर, फनूने सिपागरी, और मैंने तिलक चंद के हाथ तलवार दे दी है महाराज। क्या मतलब? किसी सिपाही को आवाज़ दे रानी बोली। क्यों? और तिलक चंद की तलवार के जोहर देखें। अरे क्या मतलब? और अजय चंद चौंक कर बोला। और इसी वो अब दासी वो फर्ज पूरा करती है जिसे महाराज भूल गए थे, शारदा ने कहा। और अजय चंद शर्मिंदगी से उसे देखने लगा। और फिर उसने तिलक चंद को देखते हुए कहा, क्यों तिलक चंद जी, आपको तलवार चलाना आ गई है महाराज की कृपा से? तो आओ देखें। हमने भी बहुत अरसे से तलवार नहीं निकाली। राजा अजय चंद ने अपनी कमर से लटकी हुई तलवार निकाल ली, और तिलक चंद मुस्कुराने लगा था। निकालो तिलक चंद, तलवार निकालो। नहीं पिताजी, तिलक चंद बोला। हम हुक्म देते हैं कि तलवार निकालो, राजा अजय चंद ने कहा। और तिलक चंद ने अपनी खूबसूरत तलवार उठा ली, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, और फिर उसने झुककर तलवार अजय चंद के कदमों में रख दी। ये क्या? पिताजी महाराज के सामने तिलक चंद जीवन भर तलवार ना उठाएगा। धन्यवाद, मगर इससे में हम एक उस्ताद हैं, और गुरु जो कहे उसकी बात माननी चाहिए। आज्ञा दे महाराज। आज तिलक चंद बोला। और तिलक चंद, तुम्हारे सामने राजा कैदो खड़ा हुआ है, तुम्हारे पिता का दुश्मन। तलवार उठाओ और उससे मुकाबला करो। कहाँ है कैदो राजा? और तिलक चंद ने पूछा। और ये उसकी तलवार है। राजा ने अपनी तलवार हलाई।